हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द वीडियो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साउंड इन वन शॉट। ठीक है, अब आपको पता है फिजिक्स का ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है ना। तो फिजिक्स में अगर साउंड चैप्टर आप ठीक से पढ़ लेते हो ना, पहली चीज तो 8 का जो आधा पूरा नॉलेज है वो पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें यू कैन रिलेट। तो क्लास 10 के लिए भी ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, सो बिफोर वी डायरेक्टली डाइव इनटू द टॉपिक बच्चों, एक बार कमेंट में लिख के बताना क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोगों के इन पर क्लियर है। इफ इट इज क्लियर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो साउंड चैप्टर बच्चों फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है। पहले मैं बता दूं जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा। पहली बात तो ये वन शॉट वही देखें जो कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर अगर कोई बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है तो ये एक सेशन देखने से आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। So before we directly dive into the topic, बच्चों, I'll just introduce myself. My name is Akshay Kumar Upadhyay. I'm a science educator. बच्चों, I have mentored more than 1 lakh aspirants in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored full marks in science in their final examination as well as board examination. तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी स्कोर करो। और आप सबके लिए बच्चों मैं बता दूं क्लास 9 के लिए भी बैच आ चुका है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एम्बाइब सिंपल को, दे कैन सब्सक्राइब टू एम्बाइब सिंपल। अब एम्बाइब सिंबल को सब्सक्राइब करने के बाद में बच्चों आप लोगों को पहले तो देखो स्टार्टिंग में 3 डेज का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है। सभी एम्बाइब एप्स के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं विद ऑल लर्निंग बुक्स। तो आप कोई भी क्लास में हो, आप क्लास 9 में हो, क्लास 10 में हो, या फिर आप आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एक सब्सक्रिप्शन ही आप लोगों को सब चीज में हेल्प करने वाला है। एम्बाइब लर्न से बच्चों आपको 70,000 प्लस वीडियो लेसन्स एंड 2,000 प्लस ई बुक्स का एक्सेस मिल जाता है। डाउट रेजोल्यूशन 24/7 है बच्चों, तो जब चाहो तब डाउट्स पूछ सकते हो। जनरल डाउट, एकेडमिक डाउट क्लियर हो जाएगा। एमवाइब लाइव क्लासेस चलती है बच्चों, 60 प्लस लाइव क्लासेस चलती है विद प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। एमवाइब लर्न से बच्चों आप लोगों को इतनी सारी चीजें मिल रही है। एमवाइब प्रैक्टिस में बच्चों आप लोगों को 1.5 मिलियन क्वेश्चंस की ह्यूज लाइब्रेरी मिलती है एंड इट केटर्स 400 प्लस एग्जामिनेशंस। इंटरेक्टिव गोबल लेसन आप पढ़ते हो बच्चों 3D एंड 2D एसेट्स के साथ में, तो आपके पढ़ाई में कोई रुकावटें नहीं आती, राइट। एंड आपको सभी एम्बाइब ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जैसे कि एम्बाइब लर्निंग आउटकम्स, एम्बाइब लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, वेरीनैप्स, फ्रॉगीपीडिया, ये सभी का सब्सक्रिप्शन मिलता है बच्चों। एंड एट व्हाट कॉस्ट? ओनली एट ₹699 फॉर अ मंथ। अगर आप 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इफ यू गो विद 3 मंथ सब्सक्रिप्शन बच्चों इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹599 पर मंथ। एंड इफ यू यूज द कोड अक्षय15 फॉर दिस सब्सक्रिप्शन बच्चों, तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके टोटल सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हो तो बच्चों इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹499 पर मंथ। बट यहीं पे बच्चों याद रख लेना, अगर आप यूज करते हो कोड AKSHAY दैट इज अक्षय 30, तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों एनुअल सब्सक्रिप्शन, या फिर आप कह सकते हो ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो अक्षय30 बच्चों, एंड ये कोड यूज करने पर आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिलेगा आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, पहले बात करते हैं चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में। देखो इसमें 4 मेजर टॉपिक्स है, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हियरिंग रेंज एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, या फिर आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपका 100% फोकस चाहता हूं मेरी तरफ हो और इन स्लाइड्स की तरफ हो, सो दैट आप लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सको। तो ये 1 से 1.5 घंटे जो आपके होने वाले हैं बच्चों, ये एक सेशन ऐसा होने वाला जो आपका साउंड चैप्टर पूरा जीरो से हीरो की तरफ लेके जाएगा। अब रेडी हो? एचवी प्रो गेमर ने लिखा है हाय हाय वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात देखो, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी बहुत बार आता है और वही क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत भी करते हैं। आउटर स्पेस में अगर कोई 2 पर्सन है, इफ दे आर टॉकिंग, तो व्हाट यू कैन सी कि दे कैन नॉट हियर एनीथिंग। अगर आउटर स्पेस में वो बात करते हैं, बट अगर वही सेम चीज स्पेसशिप के अंदर अगर वो चले जाए तो वो लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं, दे कैन टॉक टू ईच अदर। क्या रीजन हो सकता है मैंने इसका? अब बच्चों को जब क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों बाहर सुनाई नहीं दे रहा, बच्चे बोलते हैं सर देयर इज नो मीडियम, देयर इज नो मटेरियल मीडियम। क्या बोल रहा है? नो मटेरियल मीडियम, देयर इज नो मटेरियल मीडियम ओवर देयर। कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, और कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, इसका मतलब है देयर इज नो साउंड। तो मतलब साउंड प्रोडक्शन के लिए वी नीड मटेरियल मीडियम, और ऐसा कोई भी वेव या फिर ऐसा कोई भी एनर्जी, या अगर आप इस केस में देखो बच्चों तो मटेरियल मीडियम नीडेड है, तो उसका मतलब क्या है बच्चों? वहां पर एनर्जी को जरूरत है मटेरियल मीडियम की, वो मैकेनिकल एनर्जी है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें वाइब्रेशंस के बारे में, तो देखो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ओके मैं आप लोगों को स्टार्ट से दिखाता हूँ। तो ये कुछ इनसाइड स्ट्रक्चर है आपके वोकल कॉर्ड्स का। ओके आप अच्छे से देखने की कोशिश करो। तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ओके अगर मैं उसको दिखाऊं आपको, तो कुछ ऐसे वाइब्रेट करते हैं व्हाइल वी टॉक। अब आप सोचो कि जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखने में कुछ अजीब लग रहा है देखने में, बट देखो जब आप देखोगे ऐसे तो व्हाइल वी टॉक ये वोकल कॉर्ड्स जो कितने वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो एयर बाहर आने वाला है उसको वाइब्रेट करके ये बाहर भेज रहे हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है सर? इससे फर्क ये होता है कि जो पार्टिकल्स है बच्चों, दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ओके, बिकॉज ऑफ दिस वोकल कॉर्ड्स, राइट, है ना। और यही वाइब्रेशन आप देख सकते हो गिटार स्ट्रिंग्स में भी होते हैं। ओके कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हो, वहां पे वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड बच्चों व्हाट इज वाइब्रेशन? इट इज द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हो पार्टिकल्स, उसे वाइब्रेशन कहते हैं। क्या चीज क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वाइब्रेशन के बारे में, अगर एक बॉल है जो दो पॉइंट्स के बीच में, समझो यहां से ए से बी के बीच में, ओके टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जा भी रहा है एंड आ भी रहा है, ओके तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेशन। एंड जब वाइब्रेशन होता है बच्चों तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा केस है, तो अगर मैं फिंगर को ऐसे 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 करूं तो इसमें तो आवाज आना चाहिए ना, नहीं आ रहा सर। ये हमारी ह्यूमन ईयर नहीं सुन रही है बच्चों। अभी ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है, इसका भी आवाज बंद हो रहा है, बट हमारी ह्यूमन ईयर का एक रेंज है बच्चों, उसी रेंज में वो सुन सकता है। तो प्रॉब्लम हमारे साउंड के साथ नहीं है, हमारे ह्यूमन ईयर के साथ है। इसका मतलब है कोई भी टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, कोई भी टाइप का वाइब्रेशन है, भले वो बहुत ही मिनिमल इंटेंसिटी के साथ हो या फिर बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो, वहां पे साउंड प्रोडक्शन होगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके क्या लिखा है सर? टेक माई नेम आदर्श मिश्रा, ओके एंड देन शिवम सिंह, वेलकम, हेलो। चलो सो आई होप यहां तक का पार्ट सबको समझ में आ गया होगा कि साउंड प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है बच्चों? वाइब्रेशन जरूरी है, मतलब डिस्टरबेंस जरूरी है। तो मैं बोलूं बच्चों साउंड का मतलब है डिस्टर्बेंस, है ना। इसका मतलब है डिस्टरबेंस। क्या है? साउंड ही डिस्टरबेंस है, साउंड ही डिस्टरबेंस है। अब बच्चे बोले नहीं सर कुछ कुछ साउंड तो अच्छे लगते हैं ना, प्लीजेंट लगते हैं। बेटा ये डिस्टरबेंस वो डिस्टरबेंस नहीं है जो आप सोच रहे हो। जैसे किसी किसी के कोई कोई फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनकी आवाज हमें बहुत डिस्टर्बिंग लगती है, उसकी आवाज सुनते बराबर बुरा लगता है, ओके सोचने में पड़ जाता है दिमाग ये क्यों आ गया, राइट है। बट किसी की आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि यही आ जाए। डिफरेंस क्या है? ओके वो प्लीजेंटनेस, ओके और जो अनप्लीजेंटनेस आ रहा है आपको बच्चों, वो आपके एंड पर है, आपके दिमाग उसको सिग्नल ट्रिगर कर रहा है। बट यहाँ पर हम लोग बात करें डिस्टर्बेंस का मतलब कोई भी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, ओके भले वो टेबल पर अगर मैं ऐसे बैंग करूं तो ये भी डिस्टर्बेंस है, तो भी डिस्टर्बेंस है। मतलब डिस्टर्बेंस कोई भी तरीके का हो सकता है, क्यों ना मैं सीटी बजा दूं, डिस्टर्बेंस है। इसका मतलब क्या है कि एयर जैसा नॉर्मली था उसमें हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी बच्चों, तो वो डिस्टर्बेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों बात कर रहे हैं, समझो पर्सन ए है और पर्सन बी के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, तो अगर ये कुछ कह रहा है तो उस पर्सन बी तक वो एनर्जी पहुंचने में बच्चों कुछ डिस्टर्बेंस होना जरूरी है। तो साउंड क्या है? साउंड एक डिस्टर्बेंस है बच्चों। तो अगर ए पर्सन से बी पर्सन के बीच में बातें हो रही है बच्चों, तो ए पर्सन है, ध्यान देना बच्चों, वो बोलते समय इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस ओवर देयर। तो साउंड वेव्स कब आते हैं बच्चों? तब एस्टेब्लिश होते हैं जब आप लोग देखोगे कि वहां पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं जो साउंड सोर्स से आ रहा है। तो ए पर्सन से बी पर्सन तक जाने तक, क्या बोल रहा हूं, ए से बी जाने तक वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता ही रहेगा, राइट। तो ए से बी जाते जाते बच्चों को डिस्टर्बेंस जा रहा है, मतलब क्या, एनर्जी जा रही है। ये चीज याद रख लेना कि हमेशा एनर्जी ट्रेवल्स, क्या मैंने बोला, हमेशा एनर्जी ट्रैवल करता है, एनर्जी, एनर्जी ट्रैवल करेगा, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल नहीं ट्रैवल करता बच्चों, एनर्जी ट्रैवल करता है, पार्टिकल नहीं ट्रैवल करता। पार्टिकल सिर्फ एनर्जी को पास करवाता है। तो साउंड वेव्स आर एस्टैब्लिश्ड when the results of the vibrations from the sound source are emitted. सिंपल। तो साउंड सोर्स क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा एंड देन वो लिसनर तक पहुंचेगा। याद रख लेना बच्चों, इसमें हमेशा आपका जो सोर्स होता है वो यहां पे होता है और यहां पे लिसनर होता है, ठीक है। याद रख लेना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनर। जब आप क्लास 10 में पढ़ोगे लाइट के बारे में बहुत रिलेट करना, वहां पे भी सोर्स होता है बट वहां पे होता है ऑब्जर्वर, बिकॉज वो सेंस ऑफ विजन देता है, सेंस ऑफ हियरिंग देता है। साउंड वाले केस में बच्चों हम लोग लिसनर लिखेंगे
और लाइट वाले केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वर लिखेंगे। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व, लिसनर विल लिसन। तो साउंड सोर्सेस के केस में बच्चों हम लोग बोलते हैं साउंड सोर्स से निकलेगा और लिसनर तक पहुंचेगा। लिसनर एक हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, डजंट मैटर। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर देखो बच्चों, ओके, अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखो, पहली चीज तो कंफर्म है कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड एक मैकेनिकल वेव है। क्यों मैकेनिकल वेव है? मैकेनिकल वेव है सर, क्यों मैकेनिकल वेव है? क्योंकि इट नीड्स अ मीडियम। उसे मीडियम या फिर बोल सकते हैं मटेरियल मीडियम की जरूरत है। जब उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत है बच्चों, तो उससे मीडियम की जरूरत है। और जब ऐसा होता है बच्चों, उसे हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम जिसके अंदर बच्चों आप लोगों को मटेरियल मीडियम देखने मिल रहा है, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो। बट अगेन सब में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ, सेम स्पीड नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ में। सॉलिड्स में फास्टर रेट पे, तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, देन स्पीड ऑफ लाइट इन साउंड इन गैस। इसका मतलब समझ में आ रहा है? साउंड का जो स्पीड है बच्चों, सॉलिड्स में सबसे फास्टर होगा, ओके, बिकॉज़ पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड टुगेदर है, तो एनर्जी ट्रांसमिशन फास्ट होता है। गैसेस में थोड़ा कम, और सर लिक्विड में थोड़ा कम, एंड गैसेस में सबसे कम। आई होप इट इज क्लियर, है ना? तो यहाँ पे इस एनिमेशन को अगर आप देखो, तो देखो यहाँ पे डोमिनो स्टॉपलिंग जो देख रहे हो, तो अगर सॉलिड के केस में देखो इट इज एट फास्टर रेट, बट जो गैस अभी भी आता है, राइट? भाई व्हेन क्लास 10 एंड विच चैप्टर? टुमारो क्लास 10 न्यूमेरिकल्स मैराथन, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स का मैराथन है, ठीक है? मैराथन सेशन होगा जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, टुमारो एट 7 PM। ठीक है कृष्णा? तो आई होप इट इज क्लियर। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट इट कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस एज देयर इज नो स्पेस में मीडियम, देयर इज नो मीडियम इन द स्पेस। तो मटेरियल मीडियम नहीं है, तो वहां पे ट्रेवल नहीं होगा। सिंपल लॉजिक, राइट बच्चों? तो हम लोग जब भी बात करते हैं बच्चों साउंड के बारे में, तो साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, तो व्हाट यू कैन सी कि सोर्स से जब भी साउंड निकले, ओके भाई। बट स्कूल स्कूल 7 PM पर कब तक चलता है स्कूल? ओके, तो यहाँ पे व्हाट यू कैन सी बच्चों कि हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है, ओके, डिस्टर्बेंस में आप कहीं पे हाई डेंसिटी देखोगे, कहीं पे लो डेंसिटी देखोगे। तो जहां पे भी एनर्जी ट्रेवल होते समय पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ओके, तो उससे आप बोलोगे वो कंप्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का। क्या हो रहा है वहां पे? कंप्रेशन। और जहां पे फ्री है बच्चों, वहां पे रेयरफैक्शन हो रहा है। ओके, क्लियर? कंप्रेशन जहां पे पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, रेयरफैक्शन जहां पे पार्टिकल्स दूर होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस बच्चों ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन से बना हुआ होता है, ठीक है? तो अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए बच्चों, पार्टिकल्स आर नॉट ट्रैवलिंग। पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, को क्लोज आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे इन दिस केस पार्टिकल्स आर नॉट ट्रैवलिंग, इंस्टेड हम ऐसे कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है बच्चों कभी कंप्रेस हो रहे हैं, कभी रेयरफैक्शन कर रहे हैं। तो साउंड वेव्स बच्चों कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से कंट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें जो रीजन ऑफ हाई डेंसिटी होगा उसे हम लोग कंप्रेशन कहेंगे बच्चों, और रीजन ऑफ लो डेंसिटी जहां पे होगा उसे रेयरफैक्शन कहते हैं। अब देखो जब भी हम लोग वेव्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, याद रख लेना हम लोग वेव्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स देखते हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल और व्हाट इज ट्रांसवर्स में डिफरेंस बहुत सिंपल है। देखो पार्टिकल्स का प्रोपोगेशन हमेशा एक पॉइंट से दूसरे डायरेक्शन में होता है, तो लेट अस कंसीडर कि इस डायरेक्शन में वो साउंड वेव जाने वाला है, राइट है? अब जब साउंड वेव जा रहा है बच्चों, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में डीओ पे लिखता हूं, ठीक है? सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब इसके परपेंडिकुलर अगर हो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल बच्चों, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, तो उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बट अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, तो दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? दे विल वाइब्रेट बट इन द पैरेलल डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन समझो आगे की तरफ है, तो पार्टिकल्स विल वाइब्रेट लाइक दिस। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बच्चों, तो यहाँ पे दो रीजन बनते हैं, एक लो डेंसिटी लो प्रेशर वाला रीजन, ओके, जिसे रेयरफैक्शन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन कहते हैं बच्चों। चलो चेंज कर लेते हैं। एंड हाई डेंसिटी हाई प्रेशर वाला जो रीजन होगा बच्चों,
हाई डेंसिटी हाई प्रेशर वाला रीजन इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। तो यहाँ पर बच्चों ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन कंटिन्यूअसली आते हैं, तब वेव्स ट्रैवल करते हैं बच्चों पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप यहाँ पे स्टार्ट से देख सकते हो, देखो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस लाइन में है, राइट है। तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों, पैरेलल टू ईच अदर। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते हुए एनर्जी ट्रैवल कर रही है कंटिन्यूअसली। आपको कंप्रेशन भी देखने मिलेगा, रेयरफैक्शन भी देखने मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर, लॉजिकल। चलो तो अब समझो हमारे पास में एक स्पीकर है यहाँ पर, ठीक है। स्पीकर से साउंड निकल रहा है, ओके। देखो अगर आप पार्टिकल्स पे ध्यान दो तो क्या आप देख पा रहे हो पार्टिकल्स का मोशन जो हो रहा है वो राइट एंड लेफ्ट मोशन हो रहा है। देखो चेक करो, पूरा पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखो, ओके। इफ यू ऑब्जर्व बच्चों, में थोड़ा सा जूम करके आपको पार्टिकल्स दिखाता हूं। देखो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, तो पार्टिकल सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। आप एक पार्टिकल को नोटिस करो, यहाँ पे आया, राइट, यहां तक गया, मतलब इसके बीच में ही वो पहला पार्टिकल जो है वाइब्रेट कर रहा है। चेक करो, तो यहाँ पे अगर आप देखो पहले कंप्रेशन बन रहा है, रेयरफैक्शन बन रहा है। देखो चेक करो, पार्टिकल्स नजदीक आ रहे हैं बच्चों तब कंप्रेशन बन रहे हैं, ओके। एंड जब पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं बच्चों वो रेयरफैक्शन बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स हमेशा टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं बच्चों। तो एयर मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या देख सकते हो, एयर मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों यू कैन सी कि यहाँ पर हो रहा है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, तब जाके वो ईयर तक वाइब्रेशन पहुंच रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है क्या, कमेंट में लिख के बताना बच्चों, क्या पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं फिर एनर्जी ट्रैवल कर रही है। सोर्स, साउंड सोर्स से लेके लिसनर तक क्या ट्रैवल हो रहा है, क्या पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है या फिर एनर्जी ट्रैवल कर रही है। थोड़ा सोचो, क्या पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं फिर एनर्जी, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। पार्टिकल तो अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल इज जस्ट वाइब्रेटिंग एट द मेन पोजीशन। ट्रैवल क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है आपका व्हाट से एनर्जी या फिर वेव। क्लियर है। सो इन्हें बोलते हैं बच्चों कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस इन एयर, ओके, साउंड प्रोडक्शन होते समय। क्लियर है। अच्छा यही वाले टर्म्स याद रख लेना, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस वाले। सो रेयरफैक्शंस के बारे में बात करें बच्चों, अगर रेयरफैक्शंस क्या करते हैं बच्चों, वेव प्रोपोगेशन हो रहा है जितना उतना ही कंप्रेशन होगा, उतना ही रेयरफैक्शन होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो बच्चों साउंड वेव जो है ना बच्चों, वो कैसे ट्रैवल करता है, साउंड वेव प्रोपोगेट्स एज द डेंसिटी ऑफ प्रेशर वेरिएशंस इन अ मीडियम। अब ये यहाँ पे क्या आ गया सर क्वेश्चन, प्रेशर और डेंसिटी। अरे बच्चा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ना, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कैसा है अभी अगर समझो, मैं सॉलिड्स के बारे में बात करूं तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स और पहले से ऑलरेडी बहुत क्लोज होते हैं, तो उनमें एनर्जी ट्रैवल करना फास्ट होता है। लिक्विड्स में थोड़ा दूर होता है, तो लिक्विड के केस में थोड़ा और वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है। गैसेस के केस में अगर आप देखो बच्चों, गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, मतलब वहां पे उसका डेंसिटी और ज्यादा कम हो गया, इसका मतलब स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगा। तो साउंड वेव जो प्रोपोगेट करेगा वो डिफरेंट डेंसिटी और डिफरेंट प्रेशर के हिसाब से वेरी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल जो नेचुरली अवेलेबल है, क्या वो बहुत क्लोजली पैक्ड है या फिर वो दूर से पैक्ड है, okay? या फिर लूजली बाउंडेड है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब ये स्लिंकी वाला एक्सपेरिमेंट भी बहुत फेमस है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, ओके। अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ओके। अब देखो स्लिंकी को यहाँ से पुश किया गया, इफ यू सी यहाँ पर, तो यहाँ से स्लिंकी को पुश किया गया, देखो अभी वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा, देखो 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 देखो, देखो गया और लग के, ओके, फिर से एक पुश किया। अब इसको ऊपर वाले से रिलेट करो, देखो कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, क्या आप लोग देख पा रहे हो बच्चों। तो स्लिंकी में कंटिन्यूअसली यू कैन सी कि कंप्रेशन ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल वहीं पे, स्लिंकी के रिंग्स वहीं पे, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो एक बार कंप्रेशन, एक फोर्स लगाने पे वो कंटिन्यूअसली एंड तक जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं कंटिन्यूअसली इसको देते रहूं तो कंटिन्यूअसली कंप्रेशन रेयरफैक्शन आता रहेगा, और इसी को साउंड प्रोडक्शन कहते हैं बच्चों। तो जब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है बच्चों किसी भी पार्टिकल का, ओके, वो पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे वाइब्रेशन इन स्प्रिंग वाला एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्राइमरी वेव्स जो अर्थक्वेक में फील होते हैं वो है, साउंड वेव्स है, दीज आर द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि सर ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव एज इन लाइट वेव्स, ओके, उसमें प्रोपोगेशन का डायरेक्शन जो फिक्स होगा बच्चों, उसमें पार्टिकल्स विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो उस केस में हमारा जो पार्टिकल होगा वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा। तो अब साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल, इसको देखने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस स्पीकर को बजा के देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग कंटिन्यूअसली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन देख पा रहे हो, यस और नो बच्चों, यू कैन सी कंटिन्यूअस, वहां पे एक नहीं है,
कंटिन्यूअसली जो पार्टिकल्स है वो कंप्रेस भी हो रहे हैं और वो रेयरफैक्शन भी शो कर रहे हैं। तो ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंटिन्यूअस बन रहा है बच्चों, किस वजह से बन रहा है? वो स्पीकर की वजह से। जो साउंड स्पीकर है बच्चों, उसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने की वजह से बच्चों ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। आई होप इट इज क्लियर। इतना बट क्लियर, सबको कुछ डाउट है इसमें? इजी राइट? ओके, तो अगर आपको लिखना है तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब साउंड वेव्स में जैसे हम लोगों ने देखा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंटिन्यूअस अगर साउंड सोर्स बज रहा है, जैसे इस केस में लेट्स से अलार्म क्लॉक है बच्चों, तो देखो आप कंटिन्यूअस कंप्रेशंस आगे भेजे जा रहे हैं। कैन यू सी दिस? जो कंप्रेशन है वो कंटिन्यूअसली आगे भेजे जा रहे हैं। तो कंप्रेशन के पीछे फॉलोइंग इट ये रेयरफैक्शन भी चल रहा है। तो साउंड वेव जब भी बनते हैं बच्चों, वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के वजह से बनते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो एयर पार्टिकल्स बच्चों इस केस में ओके कहाँ कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एयर पार्टिकल्स हो गए वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, बट कैसे? पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, इसलिए साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करो बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स के साथ में, तो पानी के वेव्स को देख लो। फॉर एग्जांपल पानी के वेव को जाना होता है आगे। फॉर एग्जांपल पानी आपके तरफ आ रहा है, सी वेव्स तो ऊपर नीचे होते हुए आते हैं पार्टिकल्स, है ना? इसका मतलब क्या है? वेव को आगे ट्रैवल करना तो है, बट उसमें पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा वो ऊपर नीचे होगा। इसका मतलब क्या है? रिपल्स जो भी बनते हैं वाटर के वेव्स में बच्चों, वो कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ट्रांसवर्स वेव में बच्चों पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन शो करते हैं आप लोगों को। आई होप इट इज क्लियर। तो ट्रांसवर्स वेव में बच्चों पार्टिकल्स का वाइब्रेशन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर? ग्रेट। तो सी वेव्स के एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया बच्चों, ओके, तो वो ट्रांसवर्स वेव्स में आते हैं। ओके, हमेशा याद रख लेना कि जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उन्हें भी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बहुत सिंपल सा है। एक्सेप्शन इज कि उसमें हम लाइट वेव्स को नहीं रख सकते, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं रख सकते। वो भी ट्रांसफर्स है, बट उसको बिना मटेरियल मीडियम के भी चलता है। मतलब लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम्स एज वेल। ओके, इसलिए आप लोग स्टार्स के लाइट देख पाते हो, राइट? तो लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम्स एज वेल। ओके, वो एक चीज याद रख लेना हमेशा दिमाग में कि ट्रांसवर्स वेव्स यूजुअली मीडियम मटेरियल मीडियम लगता है उन्हें, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दे डोंट एक्चुअली नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। आई होप इट इज क्लियर। तो ये टर्म याद रख लेना हमेशा, ठीक है? अब अगर हम लोग साउंड के बारे में बात करें, ओके, तो साउंड कंटिन्यूअसली बच्चों जब भी प्रोड्यूस होता है, ओके, तो उसमें कंटिन्यूअस कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में बच्चों, उसमें कंटिन्यूअसली आप क्रेस्ट एंड ट्रफ्स देख सकते हो। ओके, है ना? तो यही सेम चीज बच्चों आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जो मैक्सिमम कंप्रेशन आप लोग देखोगे बच्चों, उन्हें पीक्स या फिर क्रेस्ट कहते हैं। ओके, क्या मैं बोल रहा हूँ? पीक्स एंड या फिर क्रेस्ट कह सकते हैं। और जो वैलीज बनते हैं बच्चों, जो नीचे जाते हैं, उन्हें हम लोग ट्रफ्स कह सकते हैं। अगर मैं एक वेव बनाने की कोशिश करूं, देखो आप वेव्स को कैसे बनाओगे? एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ले लो, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। लेट अस से कि ये हमारा वेव बना है लाइक दिस, समझो ऐसे हमारा वेव बना, ठीक है? अब इसमें जो ऊपर वाले रीजन होते हैं बच्चों, ये वाला इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ये हमारे क्रेस्ट है। और ये जो है बच्चों ये वैलीज है, वो पीक हो गए। ये पीक भी कह सकते हो आप, पीक या फिर वैली, सर पीक या फिर क्रेस्ट। यहाँ पे वैली या फिर ट्रफ्स, इसे आप लोग ट्रफ कह दोगे, ट्रफ्स ब्रैकेट में वैली, ट्रफ्स या फिर वैली कह सकते हो, ठीक है? ट्रफ्स या फिर वैली नीचे, क्रेस्ट या फिर पीक ऊपर, ठीक है? तो मैक्सिमम कंप्रेशन जहां पे आएंगे बच्चों वो पीक हो जाएगा। मैक्सिमम रेयरफैक्शन जहां पे होगा बच्चों उसे वैलीज या फिर ट्रफ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो ये हमारे कंप्रेशन है, ये हमारे रेयरफैक्शन है, जिनके पीक को हम लोग ट्रफ्स एंड वैलीज कहते हैं, एंड क्रेस्ट एंड पीक कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। हेलो नेचर लवर, वेलकम। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़े। तो जब हम लोग क्रेस्ट एंड ट्रफ के बारे में बात करें बच्चों, आप लोग एक चीज देख सकते हो कि जब भी हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ में देखेंगे तो हमें पीक्स एंड वैलीज आप लोगों को देखने मिलेगा। तो जब डिस्टर्बेंस बनता है बच्चों, तो वेवलेंथ किसे कहेंगे? जब एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट के बीच में, ओके, या फिर एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ के बीच का लेंथ अगर आप निकालो,
तो उससे बोलते हैं बच्चों उसका वेव लेंथ, उस वेव का लेंथ इस वेव लेंथ। अब बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों, मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू क्रेस्ट क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्यों? तो देखो एक वेव बनने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे, इफ आई ट्राई टू ट्रेस इट, देखो ध्यान से, तो क्या ये एक वेव है ना? अब इसका लेंथ इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। तो सर लेकिन यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो दो डॉट बनते हैं, मैं यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट बनाता हूँ, ठीक है, और लेट अस डिलीट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वेव वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, सिर्फ उसके डॉट्स बनाता हूँ। अब इन दोनों डॉट्स के बीच में अगर आप देखो बच्चों, इनका डिस्टेंस सेम रहेगा। अब अगर आप पीक पर भी देखो तो भी, ट्रफ्स में भी देखो तो भी, तो इसके क्रेस्ट पे भी अगर मेजर करो तो भी सेम आएगा, ट्रफ्स पे मेजर करो तो भी सेम आएगा, या फिर इसके जो लास्ट एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ओके, मीन पॉइंट्स है, वहां पे भी चेक करो तो भी सेम आएगा इसका वैल्यू। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चों जो वेव लेंथ है ये दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ कैसे मेजर करोगे, कभी भी मेजर करना है तो आप उसके दो क्रेस्ट के बीच का मेजरमेंट ले लो या फिर दो ट्रफ्स के बीच का मेजरमेंट ले लो, उससे वेवलेंथ आप लोग कहोगे। आई होप इट इज क्लियर। तो वेवलेंथ समझना बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, राइट? क्लियर है सबको? तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको उसको वेव का लेंथ चाहिए होता है, तो वो आप या फिर क्रेस्ट टू क्रेस्ट ले लो या फिर ट्रफ टू ट्रफ ले लो, चलेगा, ठीक है। अब इसमें ना हम लोग बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, याद रखिए। तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग एक सिंबल के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा। लैम्डा इज अ ग्रीक अल्फाबेट बच्चों, जो हम लोग वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वेवलेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको मेजर किया जाता है, अब ये भी एक्चुअली लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग हमेशा मेजर किस में करते हैं बच्चों? मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट है बच्चों, ओके, भले वो वेव का लेंथ क्यों ना हो, कोई भी टाइप का लेंथ है हम लोग मीटर में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट्स में। तो इसका वेव लेंथ का मेजर होता है बच्चों मीटर्स में, ठीक है, लॉजिकल है। इसके बाद आता है बच्चों वेव का एम्पलीट्यूड। इसके बाद आता है बच्चों वेव का एम्पलीट्यूड। अब वेव का एम्पलीट्यूड समझने के लिए बच्चों आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा इस वेव के डिजाइन को। अगर आप मेरे पीछे एक वेव देख सकते हो, चलो मैं आप लोगों को ना इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, अभी मजा आएगा। तो लेट अस कंसीडर कि ये हमारा एक वेव है। हेलो नीतीश। तो लेट अस हाईलाइट दिस पर्टिकुलर वेव। अगर आप इस वेव को ध्यान से देखो, मेरा वेव थोड़ा अलग चला गया ना, है ना? अब इस वेव को देखो ध्यान से, तो ये ऊपर की तरफ भी गया है, ध्यान से देखना, ये ऊपर की तरफ भी गया है कुछ डिस्टेंस, और ये नीचे की तरफ भी गया है कुछ डिस्टेंस। देखो चेक करो, ये ऊपर की तरफ भी कुछ डिस्टेंस गया है, नीचे की तरफ, मतलब इस वेव का हाइट है। इस वेव का क्या है बच्चों? हाइट है। देखो ध्यान से, इस वेव का कुछ पर्टिकुलर हाइट है। अब वो क्या होता है, इसे बोलते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम लोग? एम्पलीट्यूड। कि डिस्टर्बेंस तो हो रहा है बट कितना हो रहा है, डिस्टर्बेंस तो हो रहा है बट कितना हो रहा है बच्चों से एम्पलीट्यूड। हेलो हिमांशु। तो एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों? इट इज द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। मतलब मीन वैल्यू क्या है? दिस इज द मीन वैल्यू, ठीक है, दिस इज द मीन वैल्यू। इसके ऊपर कितना गया, नीचे कितना आया बच्चों, ओके, मतलब वाइब्रेशन मैक्सिमम कितना था बच्चों दोनों साइड में, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। या फिर आप इन जनरल इसे हाइट भी कह सकते हो। एम्पलीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड एज हाइट बच्चों। इट इज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ द पीक और डेप्थ ऑफ द वैली फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब एम्पलीट्यूड है बच्चों, अगेन ये हाइट है तो ये भी मीटर्स में मेजर होता है, जैसे वेव लेंथ हम लोग मेजर कर रहे थे वैसे एम्पलीट्यूड मेजर हो रहा है। ओके, तो साउंड वेव हमेशा बच्चों एक टाइप का प्रेशर वेव होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड जो है बच्चों वो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो उसका जो यूनिट होता है वो पास्कल्स में होता है, याद रखना है, याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें जो अभी हम लोग ने पढ़ी बच्चों से एक साथ हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ा हम लोगों ने? अभी तक हम लोगों ने एम्पलीट्यूड पढ़ा और हमने वेवलेंथ पढ़ा। अब दोनों को मैं एक बार फिर से आप लोगों को शो करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो हम लोग दोनों को एक बार बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान दें। तो अगर मैं एक वेव बनाऊं बच्चों, उसका मीन पोजीशन पहले हम लोग फाइनलाइज करेंगे। लेट अस कंसीडर कि ये है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग वेव बना रहे हैं, तो समझो ये हमारा ऐसे कोई वेव गया है, ऐसे गया और ये रिपीटेड है।
तो एक वेव बनाने में ये कंटिन्यूस रिपीटेशन आने वाला है, ठीक है। अब ये अगर मैं ऐसे लेके जाकर एक और वेव बना दूं ऐसे ही कुछ, ये तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर आपको इसका वेवलेंथ निकालना है तो आपको इसके क्रेस्ट के बीच का ओके क्या चाहिए बच्चों, लेंथ चाहिए। तो यहां से यहां तक मैं मेजर करूं तो ये लैम्डा शो करेगा, ये हमारा वेवलेंथ बनाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बनाएगा बच्चों, वेवलेंथ बनाएगा। सो दिस वुड बी आवर वेवलेंथ। भले आप क्रेस्ट टू क्रेस्ट ले लो या फिर ट्रफ टू ट्रफ ले लो। दूसरी चीज मैंने क्या बोला आप लोगों को कि इसका जो हाइट होगा, मतलब यहां से यहां तक का मेजर, कि भले वो मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो या फिर पीक या फिर वैली, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों एम्पलीट्यूड ए होंगे। ये भी एम्पलीट्यूड ए और ये भी एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड क्या है, क्लियर है सबको? एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम हाइट जहां तक वाइब्रेशन जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो वेव जब भी आप बनाओगे बच्चों, ये दो चीजों के ऊपर पहले ध्यान देना है आप लोगों को, इसके बाद में हम लोग फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे, बट वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए सबसे पहले आप लोगों को। तो इस चैप्टर का वो एक पर्टिकुलर पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन बच्चों, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। आई होप इट इज क्लियर, डन। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा है उसका लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। मतलब ऑडियो जब आप बोलते हो ना कि बहुत ज्यादा लाउड है या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्टर है, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दी एम्पलीट्यूड पर। याद रखना लाउडनेस और एम्पलीट्यूड एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं बोलूं अगर आपका लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड तो सही होगा। मतलब जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना वो लाउड होगा, जितना उसका एम्पलीट्यूड कम होगा उतना वो सॉफ्ट होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो जितना लाउडनेस चाहिए आप लोगों को बच्चों या फिर लाउडनेस डिटरमाइन करना है आपको, तो वो उसके एम्पलीट्यूड से पता चलता है। इफ द लाउडनेस इज वेरी हाई मतलब इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, एंड अगर उसका लाउडनेस बहुत कम है, आपको सॉफ्टर साउंड आ रहा है, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड लो है। तो लाउडर साउंड्स जो होते हैं बच्चों यूजुअली वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बिकॉज उसमें हायर एम्पलीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल लायन जब रोर करता है बहुत दूर तक जाता है, या फिर जंबो जेट का साउंड अगर आप सुनो तो इसमें क्या है, ये बहुत दूर तक जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है नॉर्मली इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। सॉफ्टर साउंड्स यूजुअली लेस डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं तो शायद मेरे माइक तो उतने अच्छे से आवाज नहीं जाए, बट अगर मैं जैसे नॉर्मली बात करता हूं बच्चों विद अ हाई एम्पलीट्यूड, उसमें मैं बात करूं तो इट वुड बी मच लाउडर एंड क्लियर। ओके, तो ट्रैवल करने का भी जो डिस्टेंस है बच्चों वो लाउडनेस पे डिपेंड करता है कि कितना दूर तक उसका वॉल्यूम थ्रो होगा। अगर लाउडनेस इज मोर तो उस केसेस में बच्चों इट विल ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस बच्चों। एंड अगर सॉफ्टर साउंड है या फिर शॉर्टर साउंड है तो उसका डिस्टेंस भी शॉर्टर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक डोर नॉक करो, क्लैप करो, तो ये इसका कंपैरिजन ही नहीं है लायंस के रोड के साथ, और वो बहुत ज्यादा लाउड है। डीजे बज रहा है कहीं पे, आप मोबाइल फोन में आवाज बजा रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? क्योंकि उनमें एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आता है, इसका मतलब क्या उसमें लाउडनेस का डिफरेंस आता है। तो सॉफ्टनेस या फिर लाउडनेस जो ऑफ अ साउंड इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। तो उसके एम्पलीट्यूड पे ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो याद रख लेना दो रिलेशंस, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। आई गेस वो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। आई डू वन थिंग, इसके नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, नोटेड। इसे नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो भी चलेगा, बट नोट कर लो जल्दी से। चलो, अब लाउडनेस भी क्लियर हो गया बच्चों। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, इन दो वेव्स को आप कंपेयर करो। यहाँ पे आपको दो वेव्स देखने मिल रहा है, ओके। क्या डिफरेंस देखने मिल रहा है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस, देखो ध्यान से। क्या क्या फर्क दिखाई दे रहा है इन इन दोनों वेव्स में? क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा सोचो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें
इस पोजीशन में अगर मैं यहां से यहां तक कैलकुलेट करूं, चलिए यहां तक नहीं, हम यहां तक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है चलेगा। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है यहां से स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ वेव्स इन, ओके। अब थोड़ा सोचो कि स्टार्ट से एंड में, ओके हम लोग नंबर ऑफ वेव्स काउंट करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। देखो ये एक वेव यहां पे कंप्लीट हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6 6.5 मे बी 7 समझो, यहाँ 1 2 3 यहां तक, मतलब इसमें जो वेव्स आ रहे हैं वो 7 वाइब्रेशंस है, यहाँ पे 7 वाइब्रेशंस है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 3 वाइब्रेशंस है ऑलमोस्ट। डिफरेंस है बच्चों, टाइम तो सेम रखा है, दोनों में टाइम सेम है, समझो 1 सेकंड के अंदर हम लोगों ने चेक किया, तो अगर टाइम हमारा सेम है, टाइम 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर ये 7 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है और ये सिर्फ 3 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो डिफरेंस है या नहीं दोनों में। सो बच्चों दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या मेजर करता है बच्चों, इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशन जो एक सर्टेन पॉइंट में एक यूनिट टाइम के अंदर मेजर कर सके। आप समझ रहे हो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल से नया फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर आप 30 डेज, थोड़ा सोचो अगर आप 30 दिन का कैलकुलेट करो, 30 दिन में ओके आप समझो जाते हो 30 दिन, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या है 30 डेज में 30 है ना, 1 मंथ में 30 का फ्रीक्वेंसी। एक लर्नर है जो 15 दिन स्कूल जाता है, एक महीने में सिर्फ 15 दिन जाता है, मे बी वो 15 दिन एक साथ जाता है या फिर ऑल्टरनेट जाता है, डजंट मैटर, बट वो 1 मंथ के अंदर सेम ड्यूरेशन के अंदर सिर्फ 15 डेज जाता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट वुड बी 15 फॉर अ मंथ। तो 30 इन मंथ इज मोर देन द 15 इन मंथ, है ना, मतलब क्या नंबर ऑफ अटेंडेंस जो आपके लग रहे हैं वो ज्यादा होंगे नंबर्स में। लॉजिक समझ रहे हो। तो सेम गोज फॉर फ्रीक्वेंसी एज वेल बच्चों, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी को आप एन से भी डिनोट कर सकते हो या फिर एफ से भी डिनोट कर सकते हो, जो भी लिखना हो, ओके न्यूज से या फिर एफ से, ओके जो आपको सही लगे यू कैन यूज इट। नॉर्मली क्लास 9 में इट इज रिकमेंडेड कि आप एफ यूज करो फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूज से, या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो लाइक दिस सिंबल। और उसका जो यूनिट होता है बच्चों इट इज हर्ट्ज, ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, एच जेड, ओके। या फिर इसका नॉर्मल यूनिट अगर आप देखा जाए तो इट इज मीटर इनवर्स, सॉरी सेकंड इनवर्स। सर सेकंड इनवर्स क्यों, फर्स्ट टाइम का इनवर्स है ना, टाइम नीचे है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता बच्चों, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय सेकंड, तो 1 पर सेकंड कर दो या फिर आप सेकंड इनवर्स कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका यूनिट इज सेकंड इनवर्स और एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, एच जेड, जिसमें एच वुड बी कैपिटल बच्चों, साइंटिस्ट का नेम हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। I'll give you 2 मिनट्स बच्चों या 1 मिनट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, जल्दी से नोट इट डाउन। once you're done with this बच्चों कमेंट में डन लिख देना। डन बच्चों, क्लियर। आगे बढ़े। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर है, अब नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ रहे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज टोन या फिर नोट आप बोल सकते हैं इस केस में, ठीक है। अब ध्यान देना कि टोन नोट में डिफरेंस क्या होता है। देखो टोन क्या होता है पहले समझो, टोन हर वो चीज होती है जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 हर्ट्ज का कोई फ्रीक्वेंसी है, उसे हम लोग बोलते हैं एक टोन है ना, एक टोन है। व्हाट इज अ नोट देन,
नोट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फिर से बता रहा हूं, ये बहुत कम बच्चे इसको समझ पाते हैं, तो मैं चाहता हूं आप लोग समझो एटलीस्ट। ओके, कि टोन और नोट में मेन डिफरेंस क्या बनता है। देखो, टोन और नोट का जो मेन डिफरेंस है बच्चों, दैट इज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ओके लेट अस कंसीडर, ये 100 का फ्रीक्वेंसी है, 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है एग्जांपल। इसका जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये 150 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, ऐसा समझते हैं। तो ये भी एक टोन है, जैसे हम लोग इसे टोन नंबर 1 T1 कहते हैं, इसे टोन नंबर 2 T2 कहते हैं। इट विल बिकम नोट, इट विल फॉर श्योर बिकम, जब एक साथ 2-3 टोन बजेंगे बच्चों तो उसे नोट कहेंगे बच्चों। और जब वो नोट बनेगा, ओके, तो वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को मिलाकर बने। तो जब भी आप लोग कोई सॉन्ग सुनते हो तो उसमें टोन और नोट का डिफरेंस होता है। अगर फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे अगर मैं एक सिंगल क्लैप करूं तो इसमें क्या हो रहा है कि सिंगल क्लैप से म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं नोट के बारे में, तो नोट में मल्टीपल म्यूजिक्स आएंगे, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के साउंड आपको एक साथ सुनाई देंगे और तब जाके वो नोट बनता है। तो नोट में और टोन में डिफरेंस होता है बच्चों, क्लियर है। बहुत लोग इसका उल्टा लिख के आ जाते हैं, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता ये डिफरेंस। तो टोन और नोट में डिफरेंस क्या है? टोन इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड एंड नोट इज अ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड। ओके, डिफरेंस बहुत क्लियर है, तो प्लीज नोट करना इसे। टोन इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, इट इज ऑल्सो साउंड, नोट इज ऑल्सो साउंड। बट टोन में एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, एंड नोट में एक कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का। तो जो ग्राफ आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर एकदम सिंपल सा ग्राफ, सिंगल फ्रीक्वेंसी ग्राफ है देखो, बट यहाँ पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज एक साथ कंबाइंड है, अगर आप देख पा रहे हो तो नोट की केस में बच्चों मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती है, टोन की केस में एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, इसे नोट कर लो। मैं तो कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट आपके पास में होना चाहिए, इस एग्जाम्पल के साथ में, इसके डायग्राम के साथ में आपके पास होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। डन, क्लियर है बच्चों। चलो अब बात करते हैं बच्चों ट्यूनिंग फोक के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही यहाँ से किया था। ओके, चलो इसमें से साउंड प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। तो ट्यूनिंग फोक पे क्लिक करेंगे बच्चों और हम लोग इसका साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, सब लोग रेडी? तो ट्यूनिंग फोक में होता क्या है यूजुअली, कि जब भी हम लोग ट्यूनिंग फोक को हिट करते हैं विद समथिंग, तो व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस बच्चों, ट्यूनिंग फोक स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। क्या करता है ट्यूनिंग फोक? ओके, इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट एंड इट स्टार्ट्स टू प्ले द साउंड। अब ये हुआ क्यों? कॉज इस केस में आपका ट्यूनिंग फोर्क हमेशा क्या करता है बच्चों, वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब ये बाहर भी जाएगा और ये अंदर भी जाएगा। ओके, तो कंटिन्यूअसली बच्चों इलास्टिक मटेरियल से बना होता है, इसके लिए क्या होता है, ये कंटिन्यूअस वाइब्रेशन क्रिएट करता है और इन वाइब्रेशंस की वजह से बच्चों क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। अब यही सेम चीज बच्चों हम लोग जो क्लास 9 के मोशन में पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कार का स्पीड निकालते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कार के स्पीड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम निकालते हैं। सेम गोज फॉर साउंड ऑल्सो, कि साउंड के केस में भी हम लोगों को वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम बताना है बच्चों, तो टाइम टेकन से निकाल सकते हैं। तो इसका साउंड का जब आपको स्पीड निकालना होता है बच्चों, हमेशा आप लोगों को उसके वेवलेंथ पर यूनिट टाइम निकालना होता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, क्लियर है बच्चों। तो कंप्रेशन से रेरफैक्शन कैसे क्लियर होता है? अब देखो, एयर में और वाटर में क्या डिफरेंस है। वाटर में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक टुगेदर, बट अगर आप देखो यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर एयर के केस में पार्टिकल्स थोड़े दूर है। तो स्पीड अगर आप चेक करो बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन स्पीकर 2 जो हम लोग वाटर में लगा रहे हैं वो फास्टर है, वो फास्टर रेट पर ट्रैवल कर रहा है। बट अगर आप लोग बात करो स्पीकर में, तो वो थोड़े स्लोअर रेट पर ट्रैवल कर रहा है। क्या डिफरेंस है? मीडियम का डिफरेंस है। कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन बच्चों विल ट्रैवल फास्टर इन वाटर, ओके, व्हेन बोथ आर केप्ट इन सेम टेंपरेचर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। वेरियस अगर आप एयर पार्टिकल्स को देखो, दे आर लूजली पैक्ड टुगेदर। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों के केस में हम बोले कंप्रेशन रेरफैक्शन केस में ज्यादा आया है, फास्टर आया है बच्चों,
दैट इज इन द केस ऑफ स्पीकर 2, या फिर आप बोल सकते हो वाटर। तो वाटर के केस में इट इज फास्टर। ठीक है, हेलो अभिषेक, वेलकम। तो मैंने क्या बोला, स्पीड को कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इन लैम्बडा, मतलब वेवलेंथ, टाइम विल बी इन टाइम टी, टाइम पीरियड। तो जो स्पीड बनेगा बच्चों, ओके, स्पीड बनेगा दैट वुड बी लैम्बडा पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर वही होगा मीटर पर सेकंड ही आएगा। बट जो एयर में इसका स्पीड होता है बच्चों, इट इज 343, अप्रोक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकंड का एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लैम्बडा इज द वेवलेंथ एंड टी इज द टाइम। ओके, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है बच्चों आप डिफाइन कर सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ओके, इन द वेव पर यूनिट टाइम। हर यूनिट टाइम के लिए बच्चों स्पीड आप निकाल सकते हो, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में बच्चों आता है 343 मीटर पर सेकेंड। इट इज 343 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहां तक का पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें अभी भी बची है बच्चों, ये चैप्टर लंबा है, बड़ा है, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये एक पर्टिकुलर सेशन ऐसा होगा बच्चों जो आप लोगों का पूरा साउंड क्लियर कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ या फिर बी से आप डिनोट करोगे बच्चों, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। याद रख लेना, जो आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो एफ, इट इज 1/t, आप लोग ऐसा लिखते हो। और अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी, राइट। तो 1/t की जगह पे अगर मैं f लिखूं तो चलेगा। तो जो स्पीड होगा बच्चों, इट वुड बी, ओके, v इंटू लैम्बडा, या फिर n लैम्बडा लिख दो, ओके, वेर लैम्बडा इज अ लेंथ एंड n इज द फ्रीक्वेंसी, या फिर f लैम्बडा लिख दो तो भी चले, अगर आप f के हिसाब से जाते हो। तो हमने क्या किया, इन दोनों फॉर्मूलाज को मिला दिया, इसको मिलाकर हम लोगों ने इनका एक नया फॉर्मूला बनाया, और वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। ठीक है, देखो डिनोशंस कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी चीज को लेके डिनोट कर सकते हो, बट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर आप f लिखना चाहते हो यू कैन राइट f, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। फ्रीक्वेंसी को n लिखना चाहते हो अब n लिखो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। बट अगेन फॉर्मूला यूज करते समय जो सिंबल्स यूज कर रहे हो उसको ऐसा रखो कि आप भूलो नहीं। अब क्या होता है, बहुत लोग ना न्यू को और स्पीड को सेम कंसिडर करते हैं, तो वो नहीं करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ f ले लो आप, फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूजन होगा ही नहीं, है ना। या फिर और n ले लो, वो भी चलेगा, n ले लो फ्रीक्वेंसी का तो भी चलेगा चलेगा बच्चों, f ले लो तो भी चलेगा, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्लियर, नोटेड, ये फॉर्मूला नोट करो। डन बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो साउंड वेव जो है बच्चों वो हमेशा हर डायरेक्शन में जाता है एज ए स्पेरिकल वेव, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव्स अपने आसपास के सराउंडिंग में एक स्पीयर बनाता है, ये स्पेरिकल वेव है ना। तो क्या करता है, जब भी साउंड निकलता है ये स्पीयर में स्प्रेड करता है साउंड को, मतलब उसके आसपास में जो भी रीजन बने, देखो अगर मैं कहीं से भी घुमा दूं तो सब जगह पे वो स्पीयर बना रहा है, मतलब ये स्पेरिकल वेव बनाता है। ओके, एंड इट ऑल्सो फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल। साउंड एनर्जी ऑल्सो फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल। ओके, मतलब क्या है, जब भी साउंड निकलेगा बच्चों, ओके, उसकी इंटेंसिटी जो है धीरे 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 कम होती जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोलते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। इसका मतलब क्या है, साउंड जब भी बढ़ता है बच्चों तो नियर बाय रीजन में, अगर आप देखो मैं इसे शो करता हूँ, ओके, देखो इंटेंसिटी, देखो बच्चों इंटेंसिटी में डिफरेंसेस है। अब देखो यहाँ पे आप इंटेंसिटी में डिफरेंसेस देखें, फिर से मैं क्लियर करता हूँ। अब इसमें देखना कि जो जहां पे सेंट्रल स्पीयर है वहां पे यूजुअली क्लियर साउंड होगा और लाउड साउंड होगा। जैसे जैसे यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दी दैट फोन, ओके, स्पीकर, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम होता जा रहा है, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होता जा रहा है, राइट है, आप देख पा रहे हो ऐसा। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम किसमें होगा बच्चों, सोर्स के पास में। तो साउंड वेव बच्चों जब वो सोर्स से निकलता है इट एक्सपांड्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल वेव्स, स्पेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। अभी वेव फ्रंट्स आपने नहीं सुना होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं स्मॉलर वेव का एक सोर्स,
उन्हें वेवफ्रंट्स कह सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बच्चों, ओके, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी एमिटेड वुड बी कांस्टेंट, उसमें चेंजेस नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, लार्जेस्ट सरफेस एरिया में क्यों ना वो चले जाए, बट वो साउंड में चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, उसका डिस्टेंस धीरे धीरे फेड होता हुआ सुनाई देगा। ओके, तो स्पेरिकल वेवफ्रंट जो है बच्चों एक्सपांड होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आगे बढ़ेगी, फिर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों आगे बढ़ते रहेगी, जब तक वो एनर्जी जो है पार्टिकल्स यूटिलाइज ना कर ले। एक टाइम आएगा जब वो एनर्जी आगे पास करने के लिए बचेगी ही नहीं बच्चों, वहां पे साउंड जाना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि मैं अगर बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली जाते ही रहेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन के बाद में इट विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, लॉजिकल है, क्रिएटेड है, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इंटेंसिटी क्या होता है साउंड का, कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो कर रहा है बच्चों पर यूनिट टाइम, एक यूनिट एरिया के अंदर। अब क्वेश्चन ना इसके ऊपर नहीं आता, बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मैं इसे ए कह दूं, इसे मैं बी कह दूं, इसे मैं सी कह दूं और इसे मैं डी कह दूं ना, तो एबीसीडी में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो होगा साउंड का वो ए में होगा, बी में थोड़ा कम, सी में और कम, डी में एकदम कम। तो इंटेंसिटी यहां पर यूनिट एरिया कम होगा। आई होप इट इज क्लियर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहां पे होगा, ए में होगा। तो मैक्सिमम यहां पे होगा, मिनिमम यहां पे होगा। समझ रहे हो, मैक्सिमम कहां पर, जहां पे कम एरिया में ज्यादा एनर्जी हो, मिनिमम कहां पर, जब जहां पे ज्यादा एरिया में कम एनर्जी हो। ओके, तो इंटेंसिटी बच्चों इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, एंड इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब वही आगे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो वो चीज याद रख लेना आप लोगों को। आप चाहो तो इसका डायग्राम बना सकते हो बच्चों, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, दैट वुड बी मच बेटर। ये डायग्राम्स आप लोगों के नोट्स में होने ही चाहिए बच्चों, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया तो बच्चों बनाना स्टार्ट कर दो, इससे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं सर, मैं क्लास में, कोई बात नहीं, पढ़ सकते हो बेटे, तो कोई लिमिट नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, हमेशा याद रखिएगा। ओके, क्लियर, इंटेंसिटी क्लियर है सबको। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन है जिसके पास में बहुत सेंसिटिव ईयर्स है, ओके, और एक पर्सन है जिसका सेंसिटिव ईयर नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब लाउडनेस एक साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी देता है बच्चों, याद रख लेना। तो इस पर्टिकुलर पर्सन बच्चों, अगर आप देखो तो साउंड प्रोड्यूस करते समय, ओके, कितना इंटेंसिटी से साउंड आ रहा है, ओके, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसको लगेगा ये कितना लाउड नॉइज है। दूसरा जो पर्सन है वो भी सुन रहा है, उसका ईयर का जो सेंसिटिविटी है बच्चों कम है, उसमें सॉफ्ट नॉइज लग रहा है। अब इंटेंसिटी कैसे मेजर होता है, कितना वॉट पर स्क्वायर मीटर एरिया में आया है, या फिर आप इसको इन जनरल बोल सकते हो डेसिबल्स। ओके, लाउडनेस को किसमें मेजर कर सकते हो बच्चों, डेसिबल्स में, कितने डेसिबल ऑफ साउंड है। ओके, तो दोनों ही अलग अलग करेंगे। ओके, बोलेंगे एक को ज्यादा डेसिबल्स का लग रहा है, एक को कम डेसिबल्स का लग रहा है। ओके, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कितना सेंसिटिव ईयर है, कम है या ज्यादा है। लेकिन जब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बच्चों, तो वो तो सबके लिए फिक्स ही है, साउंड का स्पीड तो नहीं बदलेगा ना। याद रख लेना, सॉलिड्स में इट इज मैक्सिमम, लिक्विड्स में इट इज बिट लेस देन सॉलिड, एंड गैसेस में एकदम सबसे कम। अगर आप कंपेयर करो बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, चलो एक एक कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें मैं समझो ये ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, इसमें समझो वाटर ले लिया हम लोगों ने, और नहीं चलो डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं, और लेट अस कंसीडर यहाँ पर हमारा एयर को कंसीडर करते हैं। अगर आप तीनों को कंपेयर करो, व्हाट यू कैन सी, गैसेस में इट इज 345 या 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 346। इसका ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स बच्चों ज्यादा आप लोगों को लिक्विड में देखने मिलेगा, इसका ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स आप लोगों को ज्यादा सॉलिड्स में देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज्यादा होगा, लिक्विड्स में उससे कम होगा, एंड गैसेस में सबसे कम। तो ये तीन चीज याद रखना है आपको, सॉलिड्स में मैक्सिमम, लिक्विड में कम, गैसेस में और कम। तो ऐसे वेरी करता है बच्चों जब आप लोग बात करते हो स्पीड ऑफ साउंड।
अब ये किस पे डिपेंड करता है सर? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है ऑफ द मटेरियल। ओके, सॉलिड में भी बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल होता है विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। लिक्विड्स में भी डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस के लिक्विड्स होते हैं, जैसे आप इथेनॉल ले लो, वाटर ले लो, डिफरेंस है, राइट है। तो उन पे भी डिपेंड करता है, उनके डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर, चलो हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हैं, समझिए हम लोग ने कांस्टेंट कर दिया, हम लोग ने टेम्परेचर बताया ये कांस्टेंट करते हैं, तो इस फैक्टर को अगर हटा भी दे हम लोग, तो ये दो तो हमेशा फैक्टर्स होंगे जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड फास्टर होगा, डेंसिटी कम है तो स्पीड स्लोअर होगा। मॉलिक्यूल अगर बहुत क्लोजली पैक्ड है बच्चों तो स्पीड ज्यादा होगा, और बहुत लूजली बाउंडेड है बच्चों तो वो स्लो ट्रैवल करेगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साउंड प्रोडक्शन में बच्चों याद रख लेना, एल्यूमिनियम में जो स्पीड होता है वो अराउंड 6420 के आसपास होता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत बहुत मस्त है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में पूछते हैं जो, कि जब थंडरिंग होता है, या जब थंडरिंग होता है तो ऐसा क्यों होता है कि पहले लाइट दिखाई देती है फिर साउंड, पहले लाइटनिंग होता है फिर साउंड सुनाई देता है, निकले तो दोनों साथ में थे ना, निकले तो दोनों साथ में थे। तो जो थंडरिंग है बच्चों, ओके, उसमें पहले थंडर दिखाई देता है फिर साउंड सुनाई देता है, ऐसा क्यों? अब देखो सिंपल है, लाइट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। बट अगर आप बात करो साउंड का, तो बेचारे का स्पीड है सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर आप कंसिडर करो बच्चों, इट इज 340, और स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अगर एयर कंसिडर करो बच्चों, तो इट इज 3 लाख। तो डिफरेंस है ना, तो लाइट पहले पहुंचता है, दोनों भले साथ में निकले, समझो ए और बी दोनों साथ में निकल रहे हैं, लाइट पहले निकलेगा, दोनों साथ में निकले, बट स्पीड जिसका ज्यादा था वो पहले पहुंचेगा, स्पीड जिसका कम था वो लेट पहुंचेगा। तो साउंड जो है बच्चों वो लाइट से हार जाता है इसमें, बस लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो लाइट पहले पहुंचता है, साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा कम है उसके कंपैरिजन में, तो साउंड सबसे लेट आता है। तो जब थंडरिंग होता है सबसे पहले आपको लाइट दिखाई देती है फिर साउंड सुनाई देता है, निकले दोनों साथ में थे, पहुंचे अलग अलग टाइम पे। आई होप इट इज क्लियर। चलो, अब टेम्परेचर का क्या फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हाइयर टेम्परेचर होता है नॉर्मली, ओके, तो पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, राइट। तो टेम्परेचर अगर हाई है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, दे विल वाइब्रेट फास्टर, है ना। टेम्परेचर अगर हाई हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मतलब फास्टर वाइब्रेशन। टेम्परेचर अगर लो है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो वाइब्रेशन स्लो होगा, समझ रहे हो बच्चों। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होती है जब हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे, सॉरी, ट्रैवल करने के बारे में, ओके। तो स्पीड पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग बात करेंगे उनके टेम्परेचर का भी। चलो आगे बढ़े। अब देखो, जब आप लोग चार चीजें ले लो, ओके, जैसे अभी हम लोग ना हर एक चीज को देखेंगे एक एक करके। पहले हमारे पास में थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करेगा, बिग होंगे बच्चों जो साउंड प्रोड्यूस करेगा बड़ा सा, हम लोग इस पर जोर से मारेंगे। मेजरिंग टेप डिस्टेंस मेजर करेगा बच्चों, टाइम हमारा स्टॉप वॉच टाइम मेजर करेगा, राइट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पर इस एक्टिविटी में व्हाट यू कैन सी, ओके, एक पर्सन ने बिग होंग से मारा है, 150 मीटर की दूरी पर रखा गया है उसको, ओके, और यहाँ पर हमारे पास में बच्चों साउंड जो सुनाई दिया है वो 0.43 सेकेंड 7 सेकेंड्स में सुनाई दिया, ठीक है। डिस्टेंस 150 मीटर, टाइम 0.437 सेकेंड, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आ रहा है बच्चों, इट इज 343 मीटर पर सेकेंड, ये रफली है, ओके। आप तीन चार डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी करके देख सकते हो, वैल्यू ऑलमोस्ट 343 के आसपास ही आता है। अगर हम लोग टेम्परेचर लो कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया,
हम लोग ने -20 डिग्री सेल्सियस में अभी सेम एक्टिविटी करने की कोशिश की है। तो चलो अभी यहाँ पे गोंग पो मारेंगे बच्चों। तो 150 मीटर ट्रैवल करने के लिए अभी हम लोग देखेंगे इसका स्पीड कितना है, क्या स्पीड बढ़ रहा है या फिर स्पीड ऑफ साउंड कम हो रहा है। थेरोटिकली अगर देखा जाए, जो हम लोगों ने बोला था टेम्परेचर लो होने पे काइनेटिक एनर्जी लो होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये होने के टाइम पर बच्चों टाइम ज्यादा लगना चाहिए। ओके, तो स्पीड स्लोअर होना चाहिए। तो जो मेजर टाइम मिला है बच्चों इस बार में, वो मिला है 0.470 सेकेंड्स। तो 150 का अगर आप 0.470 से करो तो इट विल कम 319, पहले था 343 मीटर पर सेकेंड। -20 डिग्री सेल्सियस करने के बाद में बच्चों इट केम डाउन टू 319, ऑलमोस्ट 320 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे टेम्परेचर गिर रहा है बच्चों, आप एक चीज देख सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड भी गिरेगा। समझा? सिंपल, क्लियर है। ओके, तो ये एक्टिविटी से आपको ये चीज समझ में आती है बच्चों, जब टेम्परेचर चेंज होता है। अगर मैं समर में करके देखो सेम चीज तो ओके, अब टाइम कम से कम लगना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे जो टाइम मेजर्ड होता है बच्चों, इट इज अराउंड 0.422 सेकेंड्स। ओके, तो आप क्या देख सकते हो, अभी स्पीड जो है बच्चों वो बढ़ चुका है 353। तो पहले था 343 नॉर्मल कंडीशंस में रूम टेम्परेचर पे, जब उसको -20 डिग्री सेल्सियस किया गया और इसको जब 40 डिग्री सेल्सियस किया गया, तो इसमें आया 319 मीटर पर सेकेंड, इसमें आया 355 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। मतलब देखो टेम्परेचर वेरिएशन कितना देखने मिल रहा है आपको। ओके, जब ठंडा है क्लाइमेट तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जा रहा है, जब गर्म है क्लाइमेट तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। हेलो ईशानी सिंह, वेलकम। क्लियर है बच्चों? तो ये टाइम पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। आई होप इट इज क्लियर। अब आप लोगों ने सुना है बच्चों, सुपरसोनिक वर्ड सुना होगा। ओके, तो बच्चों साउंड का जो स्पीड है उससे फास्टर ट्रैवल करने वाला जो पहला एयरक्राफ्ट था बच्चों, ओके, इट वाज बेल X-1। ओके, तो इसका जो वैल्यू था बच्चों, सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा था। ये सुपरसोनिक तब होता है बच्चों जब स्पीड ऑफ साउंड मतलब 343 मीटर पर सेकंड से फास्टर कोई चीज जाता। तो ये जेट बच्चों जाता था स्पीड मैक्सिमम, ओके, उसका साउंड बढ़ जाता था। तो जब सुपरसोनिक स्पीड से जाता है कोई चीज तो वो 343 मीटर पर सेकंड से फास्टर रेट पे जाता है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ द साउंड, तो हम लोग बोलते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो जब हम लोग एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें या फिर बुलेट्स के बारे में बात करो, तो ये सब सुपरसोनिक स्पीड पे जाते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है क्या? ओके, तो सुपरसोनिक समझ में आ गया। अब आता है बच्चों सेकंड वन, शॉक वेव्स। ओके, ये शॉक वेव्स क्या होता है, एक एब्रप्ट डिस्पर्स व्हाट इज डिस्टर्बेंस बोल सकते हो। ओके, मीडियम के अंदर जब कोई चीज सुपरसोनिक स्पीड पे जाती है तो उसे शॉक वेव कहते हैं। आपने सुना होगा ना, जब कोई चीज बहुत फास्टर रेट पे चले जाए तो आपको एक डिस्टर्बेंस क्रिएट फील होता है, वो है बच्चों शॉक वेव। तो कोई चीज अगर सुपरसोनिक स्पीड से जाती है बच्चों, ओके, तो वो एनर्जी लेते हुए जाती है, राइट है, तो वो आपको शॉक वेव देती है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैक नंबर जो होता है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ द साउंड। समझ रहे हो? मैक नंबर क्या है? मैक नंबर होता है, अगर समझो कोई चीज का स्पीड है 1235 मीटर पर सेकेंड, ओके, और स्पीड जो साउंड का है बच्चों इट इज 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कांस्टेंट स्पीड है हमारा। अगर कोई चीज ट्रेवल करे 2470, तो ये 686 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड से जा रही है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे जैसे आपका सुपरसोनिक स्पीड बढ़ रहा है तो मैक नंबर बदलेगा। कोई चीज अगर ट्रैवल कर रहा है 686 मीटर पर सेकेंड पर, तो उसका मैक नंबर कितना निकल के आएगा बच्चों? मैक नंबर एक रफ नंबर बोल रहा हूं मैं, तो इट वुड बी डिवाइडेड बाय 343। डिवाइड करो, टू जा आ रहा है ऑलमोस्ट, तो यार आप लिखोगे इसका मैक नंबर बनता है 2। लॉजिकल है ना? तो मैक नंबर मेजर करता है बच्चों स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट मीडियम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो शॉक वेव्स के बारे में भी आप लोगों को क्लियर हो गया, शॉक वेव्स क्या है, सुपरसोनिक स्पीड क्या है, एंड मैक नंबर क्या है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलो, तो सोनिक बूम नाम सुना है कभी, गेम्स में देखा होगा? हाँ, तो रैपिड चेंज जो होता है बच्चों प्रेशर का, ओके, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई एयरक्राफ्ट जाता है तो एक ट्रायल छोड़ते हुए जाता है। ये बहुत फास्ट रेट पर जब एक जाता है तो वो कुछ ऐसे ट्रायल्स को छोड़ते हुए जाता है।
तो बच्चों वही हम लोग देखने वाले सोनिक बूम। ठीक है, द रैपिड चेंज इन द प्रेशर वेरिएशन। ओके, एयरक्राफ्ट जो है बच्चों वहां पे एयर का कंडेंसेशन होता है, तो आपको ऐसा लगता है आईसी लेयर दिखाई देता है एयर में। ओके, इट इज ड्यू टू व्हाट बच्चों, सोनिक बूम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सोनिक बूम कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। शॉक वेव्स जो होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ओके, सुपरसोनिक फ्लाइट जो होता है बच्चों बहुत सारे कंट्रीज में बैंड है, फ्लाइट ही बैंड है, मतलब आप समझ रहे हो इतना ज्यादा वो साउंड प्रोडक्शन करता है। ओके, सो इट कैन डैमेज द बिल्डिंग्स एंड इट कैन आल्सो शैटर द विंडोज बच्चों। इसके लिए अगर इसको यूज भी किया जा रहा है तो ओपन स्पेसेस में यूज किया जाता है। लॉजिकल है। अब इसके बाद आता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का पार्ट। अब जब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चों, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे काम करता है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है। ओके, साउंड वेव निकलेगा एक सोर्स से, इट विल बी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा बच्चों, दैट्स इट। सही, ये तो सिंपल था। हाँ, इसी को साउंड वेव का रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है बच्चों, याद रख लेना। तो ये होता है नॉर्मल सरफेस नॉर्मल, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है सरफेस को, इस सरफेस को मीडियम से परपेंडिकुलर रखते हैं। इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड होता है उसके बीच में, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। याद रख लेना, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। मतलब अगर एंगल आई समझो 30 डिग्री है बच्चों, यहाँ पे समझो इट इज 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री का ही बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो एंगल आर ऑल्सो 30 डिग्री, ये दोनों 30 डिग्री के ही बनेंगे, ये चीज फाइनल है। आई होप इट इज क्लियर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब भी होता है बच्चों, उस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में लाई करना चाहिए। अब सर एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर मैं इनको ऐसे देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मुझे देखने मिलता है। इसका मतलब एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे अगर मैं इनको प्लॉट करूं तो ये बन जाएगा। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो ये तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये सब एक ही प्लेन में लाई करे, कैसे हम लोग देखेंगे, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये तीनों एक लाइन में है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर मेरे तरफ आएगा, मुझसे रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ जाएगा, एक पर्टिकुलर प्लेन पर लाई करेगा, ये ऐसे नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है। तो आपके स्कूल में ना एक एक्टिविटी कराया जाता है बच्चों, जिसमें ये क्लॉक लिया जाता है, यहाँ पर आपके क्लॉक को कुछ एंगल पे रखा जाता है और आपको यहाँ पे एक ट्यूब से सुनना होता है। तो जब आप सेट करते हो अलार्म क्लॉक को बच्चों, ओके, तो क्या होता है, उससे साउंड जाता है और आपको सुनाई देता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, जो कि एप्लीकेबल है साउंड वेव्स पे भी। तो साउंड वेव्स आल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस वजह से आप कितने भी एंगल पे उसको रख रहे हो तो उस पर्टिकुलर एंगल पे आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। इसका सेटअप आपके जो स्कूल में किया जाएगा, दो ट्यूब को लेके भी किया जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, रफनेस या फिर स्मूथनेस जो होता है सरफेस का, उस पर डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन। देखो, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों, ये उसके रफनेस या फिर स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ओके, कि कितना स्मूथ सरफेस है, कितना सरफेस स्मूथ नहीं है ना। अब ये जो रिफ्लेक्शन है बच्चों, इट क्रिएट्स एन इको आल्सो। अब एको क्या होता है, देखो आपका ह्यूमन ईयर का ना एक टेंडेंसी है कि वो ना 0.1 सेकेंड्स का जो इंटरवल होता है साउंड का, उसके बीच का डिफरेंस को मेजर कर सकता है, सुन सकता है। ओके, अगर दोनों साथ में आ रहे 0.1 सेकंड के अंदर तो नहीं कर सकता। तो जो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स, वो है 0.1 सेकेंड। तो अगर आपको एको सुनना है तो आपका जो टाइम होना चाहिए बच्चों, इट शुड बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का डिफरेंस का। ठीक है। तो अगर मैं स्पीकर से आवाज निकालता हूं बच्चों और मुझे फिर से वो रिटर्न आवाज आ रही है, तो कम से कम वो 0.1 सेकंड से कम, अच्छा ज्यादा हो, तब सुनाई देगी। तो एको बनाने के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, ओके, पहला कंडीशन है टाइम शुड बी 0.1 सेकंड। अब एको बनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, अब बहुत सिंपल है बच्चों, देखो स्पीड जो होता है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड हमें पता है 344 या 343 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हमें पता है 0.1 सेकंड है। तो जाके आने के लिए बच्चों जो टाइम मिल रहा है 0.1 सेकंड मिलने वाला है, तो डिस्टेंस जो लगे है बच्चों दैट वुड बी 34.4 मीटर। लेकिन
34.4 मीटर जाके आने का है, हमें सिर्फ निकालना जाने का कितना होगा। तो आप 34.4 को डिवाइड कर दो 2 से, तो इट वुड बी 17.2। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बच्चों दैट इज रिक्वायर्ड टू द एको टू बी हर्ड। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, मैं चाहूंगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा भी आता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर एन एको टू बी हर्ड। तो आप ये दो कंडीशन उसमें बता सकते हो। पहला कंडीशन 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए दैट वुड बी 17.2 मीटर, और वो चीज मेंशन करते समय ओके डू दिस डेरिवेशन। ठीक है, डन डन डन। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोगों ने निकाला ये वैल्यू। तो जब भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो बच्चों, टाइम इंटरवल कुछ भी हो, जैसे 1.5 सेकंड के लिए आप निकाल रहे हो बच्चों इसमें, तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है साउंड का, तो आपको करना क्या है, सिंपली ओके आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कभी भी, तो साउंड निकला और पहुंचा कभी, उसका टाइम निकालो। और जब आप टाइम निकाल लोगे ओके, जो भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर ही लोगे, वो जाके वापस आने का साउंड है ओके, तो उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे, जो हम लोगों ने अभी वापस किया था, सेम चीज ओके। एको जब भी सुनाई देते हैं बच्चों, एक से ज्यादा टाइम भी सुनाई देता है, आपने देखा होगा राइट। अगर मैं बोलूं अक्षय 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 अक्षय, क्यों फैलता है साउंड, क्यों फैलता है ऐसा मल्टीपल टाइम्स, क्यों आपको सुनाई देता है बच्चों? सिंपल सी बात है बच्चों, क्योंकि वहां पर वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट भी करता है, इस वजह से आपको मल्टीपल टाइम्स वो सुनाई भी देता है। आई होप इट इज क्लियर। लॉजिकल बच्चों, तो ये चीज क्लियर है। अब जब हम लोग बात करते हैं थंडरिंग साउंड्स के बारे में बच्चों, तो ये क्यों होता है ओके। लैंड पर बच्चों मल्टीपल टाइम्स हमें वो रिफ्लेक्शन सुनने मिलेगा, जो साउंड आ रहा है इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स एंड लैंड भी। तो मल्टीपल टाइम्स बच्चों आपको एक ही आवाज बहुत बार सुनाई देता है। अब बोलते हैं ना कि बिजली की आवाज आई, मल्टीपल टाइम्स थंडरिंग सुनाई देता है। उसमें मेन रीजन इज अगेन योर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑल्सो फ्रॉम द क्लाउड्स एज वेल एज द लैंड ओके, इसलिए आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स रोलिंग साउंड सुनाई देता है, रोलिंग थंडर के साउंड्स। आप किसी रूम के अंदर हो ना, तो आपको रिपीटेड साउंड्स भी सुनाई देते हैं क्लोज सरफेस के अंदर। अगर आप हो एक कंटेनर में, आप बात कर रहे हो या फिर गाना सुन रहे हो, कंटिन्यूस आ रहा है, देखो आपका जो साउंड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर शो कर रहा है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन है साउंड वेव्स के क्लोज स्पेस के अंदर, तो आपको ना उसके आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। आप बात कर रहे हो, आपके साथ में एक और आवाज चल रही है, एंड इट इज वेरी अनप्लीजेंट टू द ईयर्स। रिवर्बरेशन जो होता है बच्चों, वो अनप्लीजेंट होता है। तो कॉन्सर्ट हॉल्स वगैरह में रिवर्बरेशन नॉर्मली होता है, इट इज ट्रीटेड विद एकॉस्टिक फोम्स, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना अगर कोई सिंगर गा रहा है और उसको सुनाई दे रहा है उसकी आवाज साथ में। तो वो रिवर्बरेशन कम करने के लिए, व्हाट दे डू इज दे यूज सम सॉर्ट ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स अराउंड द कॉन्सर्ट्स ओके, या फिर हॉल ओके, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो रिवर्बरेशन जब भी होता है बच्चों, क्या आप देख सकते हो चीज कि वो मल्टीपल टाइम्स आपको उसका साउंड सुनाई देता है। आई होप इट इज क्लियर। हम्म तो अब इसमें ही देखो, अगर आप देखो इसमें साउंड वापस आ रहा है, देखो स्पीकर से साउंड निकल रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे, देखो साउंड निकला और वो टकरा के वापस आ रहा है। दिस इज अ रिवर्बरेशन वाला कंडीशन। एक्सेसिव रिवर्बरेशन से बच्चों ओके जम्बर्ड हो जाता है साउंड और ब्लर सुनाई देता है, तो क्लियर सुनाई नहीं देता बच्चों का, ओवरलैपिंग ऑफ साउंड होने लगता है वहां पे, तो रिवर्बरेशन बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट हो जाता है बच्चों चीजों के लिए। आई होप इट इज क्लियर। क्या यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है? रिवर्बरेशन वाला पार्ट क्लियर है? हम्म तो कॉन्सर्ट हॉल्स के बारे में अगर आप देखो बच्चों, तो आप लोग नॉर्मली देखते हैं कि उसको रिवर्बरेशन कम करने के लिए आप अगर देखो तो उसमें बहुत हैवी कारपेट यूज किए होते हैं फ्लोर्स पे, वॉल्स पे भी देयर आर मल्टीपल क्लोथ्स जिसका हैंग किए जाते हैं, हैवी कर्टेन्स लगाए जाते हैं डोर्स एंड विंडोज पे, ये साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगा, जैसे मैंने बोला एकॉस्टिक फोमिंग्स होती है,
फायर बोर्ड्स यूज करते हैं, प्लास्टर्स किए जाते हैं, ओके, ड्रेपियर्स यूज करते हैं बच्चों, रूफ को सीलिंग बनाई जाती है, सीट्स को कुशनिंग किया जाता है, मतलब बेसिकली साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से पूरे रूम को भर दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन नहीं आता। अब देखो सभी एनिमल्स का ना अलग अलग हियरिंग रेंज होता है। हेलो अभय, ओके, वेल्स एंड एलिफेंट जो होते हैं बच्चों वो इंफ्रा साउंड्स बनाते हैं। इनके साउंड जो इंफ्रा साउंड होते हैं बच्चों, ओके, वो हम नहीं सुन सकते। इंफ्रा साउंड इज लेस देन 20 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी। सम एनिमल्स आर देयर बच्चों जो दे कैन प्रोड्यूस मोर देन 20,000 हर्ट्ज का साउंड, जैसे कि बैट्स, अल्ट्रासाउंड्स। देन हम ह्यूमन बींग्स वी कैन हियर द साउंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ये हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। दिस इज आवर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। Okay, so what is the audible frequency range बच्चों? Audible frequency range for human it is 20 hertz to 20,000 hertz या फिर आप बोल सकते हो 20 किलो हर्ट्ज। इतना हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जो मैजेस्टिक एनिमल्स होते हैं बच्चों, ओके, दे कैन कम्युनिकेट एट इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज एज लो एज 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे भी दे कैन कम्युनिकेट। आई होप इट इज क्लियर। है बहुत बड़े बड़े, बट स्टिल वो कम्युनिकेट कर सकते हैं 5 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से, जो ह्यूमन सुन भी नहीं सकते, तो ह्यूमन सुन भी नहीं सकता। आप समझ रहे, हमारा कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, बेबीज कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज बच्चों, दे आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड जो है बच्चों, ओके, ये नॉर्मली बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली एनी डिस्टर्बेंस। एलिफेंट जो होते हैं बच्चों, ओके, वो अपने हर्ट से 100 माइल्स अवे भी अगर है तो दे कैन कम्युनिकेट। सोच पा रहे हो, अगर उनको अपने हर्ट से कम्युनिकेट करना है बच्चों, तो अगर 100 माइल्स अवे भी है, इंफ्रासाउंड से कम्युनिकेट करता है, सोचो, तो भी दे कैन कम्युनिकेट, क्योंकि वो दे यूज इंफ्रासाउंड। साउंड वेव जो होते हैं बच्चों, दे नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, है ना, मैंने बताया था ना। तो अर्थक्वेक जब आता है बच्चों, वो इंफ्रासोनिक वेव्स बनाता है, ओके, अर्थ के सरफेस पे, तो हमें पता चलता है टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं, राइट, हम लोग बताते हैं तभी। तो ये इतने ब्यूटीफुल चीजें हैं बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। तो ये चैप्टर के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा मजेदार है बच्चों, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो देख लेना, कर लेना, ओके, मजेदार है, राइट। और जिन भी बच्चों ने अभी तक एम्बाइब का वीएलई ऐप डाउनलोड नहीं किया है बच्चों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो इट इज द मोस्ट एडवांस वर्चुअल लैब आप लोगों के लिए जो बनाया गया है बच्चों, ओके। सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो ये वीएलई देख सकते हो आप लोग। एंड आप लोगों के लिए कोर्स बुक्स रेडी है बच्चों, ओके। तो आप लोग आ सकते हो ऐप पर, आपके लेक्चर्स लाइव जा ही रहे हैं ऐप पर। अगर आप क्लास 9 की बात करो तो 4 PM पर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मेरे लेक्चर्स होते हैं बच्चों, आप लोग देख सकते हैं लाइव लेक्चर्स। एंड कोर्स बुक्स 3D लर्निंग वीडियोस के साथ आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैप्ड है। एंड देन यू हैव एम्बाइब लेंस ऐप बच्चों, जिसमें आप देख सकते हो, आपको जस्ट स्कैन करना होता है, जो चीज आपको नहीं आती है, आप उसको पढ़ना चाहते हो, आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो आपको उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करते हो, उसके 3D लर्निंग वीडियोस, कोर्स बुक आपके हाथों में होंगे, आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, राइट। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया बच्चों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, और हमारे डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 24/7 आपके डाउट सॉल्व होते हैं बच्चों, ओके। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया ऐप को, तो डाउनलोड द ऐप, एंड मेरे लाइव लेक्चर्स देखने के लिए बच्चों, ऐप को डाउनलोड करके आप कैटेगरी क्लास 9 सेलेक्ट करके उसमें मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। तो कल हम लोग 4 PM पे मिलेंगे, अगर आप लाइव क्लास में आ जाओगे तो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पदा साइनिंग ऑफ। Have a great night, bachcho. Good night. Bye-bye. Keep imbibing. We believe in you.